मैं जगजीवन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल वॉरियर जोन में। और जो आज का हमारा लेक्चर है ये होने जा रहा है हमारा लेक्चर नाउन पे, नाउन पार्ट जो 3 है हमारा, ठीक है। इससे पहले हम 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं हमारे साथ उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पहले वो आप 2 लेक्चर को भी साथ में देख लेना। फिर ये नाउन पार्ट 3 जो आज हम करने जा रहे हैं इसमें बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर आपने वो पहली 2 सीरीज़ नहीं भी देखी, ये भी देखोगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन और ज़्यादा डीपली जाने के लिए आपने वो पहले पार्ट 1 और 2 जरूर देख लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं, हम डायरेक्ट ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। देखो आज जो मैं आपको रूल करवाने जा रहा हूँ नाउन के अंदर वो है नाउन प्रेपोजिशन सेम नाउन। अगर हमारे सेंटेंस में ना ये एक फॉर्मेट आ जाता है कि पहले एक नाउन लिखा होता है, उसके बाद हमें कोई प्रेपोजिशन लिखी आ जाती है और उसके बाद सेम नाउन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ये ऑलवेज क्या होंगे, सिंगुलर रहेंगे। ये नोटेबल चीज़ है। कैसे? जैसे मान लो मैं कहता हूं डोर टू डोर, ठीक है, डोर टू डोर। तो जब भी हम बात करेंगे, अब मान लो कोई भी बंदा पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है, या कोई बंदा न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या कोई बंदा और घर घर जाके कोई चीज़ बेच रहा है, सेल कर रहा है ना। अब वो क्या सिर्फ एक ही घर पे जाएगा? बहुत सारे दरवाज़ों पे जाएगा, बहुत सारे दरवाज़ों को नॉक करेगा। लेकिन जब लिखने की बारी आई ना, मान लो मैं कहता हूँ कि टुडे ही विजिटेड डोर्स टू डोर्स, है ना, टुडे ही विजिटेड डोर्स टू डोर्स, ये गलत हो जाएगा। माना कि वो बहुत सारे घरों में गया है, माना कि वो बहुत सारे घरों पे जाकर उसने विज़िट किया है, चीज़ें बेची हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आई तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, टुडे ही विजिटेड डोर टू डोर, ठीक है। मान लो मैं कहता हूँ कि विलेज आफ्टर विलेज। अब विलेजेस आफ्टर विलेजेस, बात तो बहुत सारे गाँव की हो रही है, पर हम ये नहीं लिखेंगे कि विलेजेस आफ्टर विलेजेस, ठीक है। माना कि जो बात हो रही है वो बहुत सारे गाँव की हो रही है, पर जब लिखने की बारी आई क्या लिखा जाएगा, विलेज आफ्टर विलेज। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैं कह रहा हूँ विलेज आफ्टर विलेज, अब आपने यहाँ पे ये बताना है कि विलेज आफ्टर विलेज हैज़ ज्वाइंड द मूवमेंट या फिर हैव ज्वाइंड द मूवमेंट, ठीक है। डोर टू डोर इज विजिटेड बाय देम या फिर आर विजिटेड बाय देम, ठीक है। ये तो हमने पहली बात सीख ली। अब देखो एग्जाम में 2 तरह की गलतियां आती हैं। एक तो वर्ब को लेके, जब भी नाउन वाला कोई स्पोर्टिंग एरर आती है ना, तो मोस्टली जो नाउन वाले स्पोर्टिंग एरर्स में क्या आता है, या तो नाउन अपने आप में गलत होगा या नाउन के साथ आने वाली वर्ब गलत होगी, और कोई ज़्यादा बड़ी इसमें बात नहीं होती। 2 तरह की गलतियों को आपने चेक करना होता है कि क्या नाउन अपने आप में सही लिखा हुआ है। अगर सही लिखा हुआ है तो वर्ब गलत मिल जाएगी हमें, अगर वर्ब सही है तो हमें नाउन पे गलती मिल जाएगी। अब मान लो एग्जाम में लिखा गया जी कि डोर्स टू डोर्स, ठीक है, तो हमें पता है कि सर ये तो नाउन पे गलती मिलेगी जी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, डोर्स टू डोर्स तो होता ही नहीं, ठीक। अब यहाँ पे विलेज आफ्टर विलेज तो सही लिखा हुआ है, पर उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे हैव लिख दिया। विलेज आफ्टर विलेज हैव ज्वाइंड, गलत हो गया, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सिंगुलर की। अगर ये हमेशा सिंगल ही रहना है, वैसे भी देखो विलेज सिंगल है, तो ऑब्वियस है वर्ब कौन सी आएगी, सिंगल आएगी, प्लूरल नहीं आ सकती। तो विलेज आफ्टर विलेज हैज़ आएगा, ना कि हैव। यहाँ पे भी आर नहीं आना, क्या आएगा, इज डोर टू डोर इज विजिटेड, विलेज आफ्टर विलेज हैज़ ज्वाइंड। क्लियर ये बात? तो नाउन प्रेपोजिशन सेम नाउन। इसी तरह के एक और मिलता मिलता रूल है, वो ये है कि अगर कभी भी मान लो हमारे साथ लिखा आ जाता है, हमारे सेंटेंस में एनी ऑफ लिखा आ गया या वन ऑफ लिखा आ गया, ठीक है, तो तब हमारा जो रूल रहेगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन बट सिंगल वर्ब। कैसे? जो नाउन है वो तो आएगा प्लूरल, पर जो वर्ब है वो क्या आएगी, सिंगुलर। उसमें क्या था, पहले वाले में नाउन भी सिंगल आएगी, वर्ब भी सिंगल आएगी। इसमें क्या है, नाउन तो प्लूरल आना है, पर जो वर्ब आएगी वो सिंगल। कैसे? अब मान लो मैंने कहा कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज इल, वन ऑफ माई फ्रेंड इज इल, क्या ये मैंने सेंटेंस सही लिखा कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज इल? ठीक, देखते हैं। वन ऑफ आ गया, हमारा रूल क्या था कि वन ऑफ या एनी ऑफ के बाद क्या है, नाउन जो आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल। तो नाउन यहाँ पे कहाँ पे आया, यहाँ पे। क्या ये प्लूरल है? नहीं, फ्रेंड तो सिंगल होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अच्छा, वर्ब कौन सी आनी है, सिंगल के प्लूरल, सिंगल आनी है, तो वर्ब क्या है, इज, वो सही है, ठीक। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स के साथ हमने इज क्यों लिखा, आर क्यों नहीं लिखा?
असल में जो हम यहाँ पे वर्ब लिख रहे हैं ना, ये इस वन के लिए आ रही है, ये फ्रेंड्स के लिए नहीं आ रही। देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इल, मेरे दोस्तों में से एक बीमार है, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इल, तो बीमार कितने लोग हैं, एक ही है ना, तो फिर इज किसके लिए आया, इस एक के लिए। लेकिन क्योंकि मैं देखो वन ऑफ या एनी ऑफ क्या करता है, सिलेक्शन, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं सिलेक्शन के लिए। तो जब हम किसी की सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना, ऑब्वियस है सिलेक्शन कहाँ में से होगी, प्लूरल में से। इज इट पॉसिबल कि मैं 1 आउट ऑफ 1 को सिलेक्ट करके लेके जाऊँ ना, जब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, सिंगल है, तो वो सिलेक्शन नहीं हो रही, वो तो मैं लेके जा रहा हूँ वो चीज़। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तभी मैं वन ऑफ या एनी ऑफ यूज़ कर सकता हूँ कि चलो भाई तुम लोगों में से कोई भी ये काम कर दो। अगर यहाँ पे बैठे ही एक बंदा है तो मैं क्या कहूँगा, भाई तुम ये काम करोगे, तुम लोगों से कोई भी ये काम कर दो। बैठे ही एक बंदा है तो फिर तो वन ऑफ या एनी ऑफ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि माई फ्रेंड इज इल, इसका क्या मतलब है, यार मेरा दोस्त बीमार है। मैं ये नहीं कहना कि मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक बीमार है, मेरा एक दोस्त है वो बीमार है, माई फ्रेंड इज इल। लेकिन एक मैंने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड, जब मैंने वन ऑफ कह दिया यानी कि मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ बहुतों में से एक, तो बहुत कहाँ से बनेंगे, फिर फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इल। ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल है हमारा कलेक्टिव नाउन को लेके। कलेक्टिव नाउन क्या होता है हमारे पास, जैसे टीम आ गया। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है कि वैसे तो हमने बात की थी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहाँ कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो होते हैं असल में होते एक है ना, टीम इज होता है, लेकिन बनते कहाँ से। देखो पहली बात तो इज़ इट पॉसिबल कि कोई टीम जो है वो सिंगल प्लेयर से बन जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि कोई भी जो टीम है वो सिंगल प्लेयर से बन जाएगी। हमें पता है कि टीम बनाने के लिए कम से कम 2 प्लेयर्स तो होनी चाहिए ना, तभी टीम बनेगी। यानी कि टीम वर्ड रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, प्लूरल को, है ना। अगर मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, इज़ इट पॉसिबल कि कोई एक बच्चे से क्लास बन जाएगी, कोई 10-12 स्टूडेंट्स उसमें होंगे तभी तो क्लास बन पाएगी ना, एक बच्चा तो क्लास नहीं बना पाएगा, ठीक। लेकिन फिर भी जब हम लिखने की बारी आती है या कह लो वर्ब की बात आती है तो हम क्या लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लिखूंगा, टीम इज प्लेइंग। सिंपल सी बात हम सबको पता है, टीम इज प्लेइंग, और इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा जाता। हालांकि टीम एक सिंगल नाउन है, ठीक है। टीम का प्लूरल क्या होता है, टीम्स। और हमने बात की थी कि हर एक सिंगल नाउन के आगे आर्टिकल आना जरूरी होता है, पर जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं हमारे, ठीक है, जहां पे मैं ये नहीं बताना पड़ता ये कहां से बने। अगर तो हम मान लो बात करते हैं, एक हमने बात की थी अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो यहां पे ए का लिखना जरूरी है, ठीक है। ये हमारे क्लॉज वाले कलेक्टिव नाउन्स थे, ठीक है, इन्हें हम क्लॉजिव नाउन्स कहते हैं। तो ये क्लॉज वाले थे, यहाँ पे तो आर्टिकल आना जरूरी है। कलेक्टिव नाउन के अंदर हमने 2 टाइप्स की थी, एक वो जहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं कि कहाँ से बने हैं, एक वो जहाँ पे हमें लिखने की जरूरत है कि ये कहाँ से बने हैं। तो जहाँ पे हमें ज़रूरत है लिखने की ये कहाँ से बने हैं, वहाँ पे आर्टिकल लगाना भी जरूरी है। लेकिन जहाँ से हमें नहीं लिखना वहाँ पे आर्टिकल भी नहीं लगाया जाता। इसे कभी भी अ टीम नहीं कहा जाता कि अ टीम इज़ प्लेइंग या अ क्लास इज स्टडिंग, सिंपली क्लास इज स्टडिंग, टीम इज़ प्लेइंग, ठीक। तो टीम इज़ प्लेइंग। लेकिन क्या मैं टीम आर लिख सकता हूँ? देखो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप टीम्स आर लिख सकते हैं, वो तो सही है, टीम्स प्लूरल है तो इसके साथ आर आएगा ही आएगा। लेकिन मैं क्या सिर्फ सिंगल वर्ड टीम के साथ आर लिख सकता हूँ? और हाँ, बात ये है, आंसर है कि यस मैं लिख सकता हूँ। कैसे? मान लो मैं कह रहा हूँ कि टीम आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, टीम आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अब ये क्या बात हुई? असल में जब हम बात करते हैं ना कि जो टीम के प्लेयर्स हैं वो उसकी अलग अलग से बात हो रही है। जब तो टीम खेल रही है, सारे प्लेयर्स हैं वो अपना अपना अलग अलग तो नहीं खेल रहे ना, सारी टीम रल के एक टीम बना के खेल रही है, तो हमने क्या लिखा, टीम इज़ प्लेइंग। जैसे यहाँ आपने ये सोच लेना कि जहाँ कहीं भी कलेक्टिव नाउन में कोई टीम वर्क हो रहा है, सारे मेंबर उसके रल के एक काम को कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, टीम इज़ सिंगल वर्ब।
लेकिन जब किसी भी कलेक्टिव नाउन में कलेक्टिव वर्क नहीं हो रहा, सब बच्चे या सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, वो एक वर्क टीम तो है पर फिर भी सारे काम अपना अपना कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्टिवली कुछ नहीं कर रहे वो। अगर मान लो कोई क्रिकेट टीम है वो खेल रही है, क्या वो अपना अपना काम कर रहे हैं? वो सारी टीम रल के खेल रही है, ठीक है, माना कोई बंदा बॉलिंग कर रहा है, कोई फील्डिंग कर रहा है, कोई विकेट कीपिंग कर रहा है, लेकिन वो सारे कर तो एक टीम के लिए रहे हैं ना, सारे सभी के जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे एक चीज़ के लिए हो रहे हैं, ठीक है, वो उसके पर्सनल एफर्ट्स नहीं है, वो एक टीम को जिताने के लिए एफर्ट्स हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि टीम आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, मान लो क्या हुआ, कोई टीम थी, अब एम्पायर ने कोई फैसला सुना दिया, तो कुछ टीम मेंबर्स कह रहे हैं ठीक है यार इसने फैसला सुना दिया तो ठीक है, 2-4 बंदे वो हैं जो कहते हैं ऐसे कैसे ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ। अब वो टीम वर्क नहीं है, अब उनकी अपनी अपनी पर्सनल चीज़ें आ गई, पर्सनल राय आ गई कि मुझे लगता है ये ऐसा है, वो कहता नहीं मुझे लगता है ये सही है, दूसरा कहता नहीं मुझे लगता है ये गलत है, हम इसके ऊपर अपील करें या ना करें। तो जब वो कह रहा है कि टीम आर डिवाइडेड, एक तो होता है सारी टीम ने इकट्ठे ने फैसला सुना दिया कि यार ये गलत है, अपील कर दो, ठीक है, एक है सारी टीम ने इकट्ठे मान लिया कि ठीक है यार ये बंदा आउट हो गया, इट्स ओके कोई बात नहीं। लेकिन एक होता है कि कुछ मेंबर कह रहे हैं ये सही है, कुछ मेंबर कह रहे हैं ये डिसीजन गलत है। तो क्या हुआ, जब टीम वर्क नहीं रहा, वो इंडिविजुअलिटी पे आ जाती है वो बात, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, टीम आर, ठीक है। अब इसकी मैं एक बड़ी बेसिक और सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्लास है, हम कहते हैं जी क्लास इज स्टडिंग, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो टीचर क्या कर रहा है, क्या टीचर एक एक स्टूडेंट को एक एक इंडिविजुअली पढ़ा रहा है? ऐसा नहीं ना हो रहा। टीचर जब भी क्लास में पढ़ाता है वो सबको एक साथ पढ़ाता है। क्लास में बच्चे तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, पर सारे क्या कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, जो स्टडी चल रही है वो टीम वर्क में चल रही है हमारी। लेकिन जिस दिन आप पेपर देने जाते हो क्लास में, उस दिन बच्चे तो उस दिन भी बहुत होते हैं, क्या आप सारे रल मिल के पेपर को कर रहे हो? आप अपना अपना इंडिविजुअल पेपर दे के आओगे, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्लास इज टेकिंग एग्जाम कि क्लास आर टेकिंग एग्जाम? सो राइट आंसर विल बी क्लास आर टेकिंग एग्जाम। वहाँ पे क्लास इज नहीं लिखा जाएगा, तो जो राइट आंसर होगा दैट विल बी क्लास आर टेकिंग एग्जाम। बात समझ आई? ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है, जो एग्ज़ाम में आने वाला रूल है, न्यूमेरिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स हैं ना, नॉट ओनली डिफेंस, अगर आप बैंकिंग या एसएससी में भी देखोगे, कोई भी छोटा भी जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है, कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है, ये इसमें से इस पोर्शन में से एक आधा रूल एग्जाम में या कह लो कोई क्वेश्चन स्पोर्टिंग एरर्स के अंडर आया ही आया होता है। रूल क्या है? फर्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिक प्लस नाउन। ये न्यूमेरिक प्लस नाउन हमें क्या कहता है, मान लो मैंने कहा कि I have 3 dozen, I have 4 cup, ठीक है। न्यूमेरिक प्लस नाउन, पहले हम यहाँ तक बात करते हैं। I have 3 dozen, I have 4 cup, या फिर he has 10 rupee, these are 5 year, ठीक है। अब रूल ये है हमारा, हमने ये डिसाइड करना है कि सामने एक हमारे पास न्यूमेरिक आ रखा है, ये न्यूमेरिक कहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई हैव लिखा है, आई हैज़ लिखा है, आई हैव, ही हैज़, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रूल यहाँ से शुरू होता है कि न्यूमेरिक प्लस नाउन आ जाए तो हमने क्या करना होता है, न्यूमेरिक प्लस नाउन। अब अगर हमारे पास रूल ये है कि ये वाला जो न्यूमेरिक है ये है हमारे पास प्लूरल, ठीक है। देखो 3, 4, 10, 5 ये सारे क्या हैं, प्लूरल हैं, ठीक। अगर यहाँ पे ऑल भी लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं कह रहा हूँ ऑल गर्ल, सम बॉय, चाहे वो गिनती में, चाहे तो वो 1, 2, 3, 4 ऐसे रिटन में आ जाए, चाहे वो मैथमेटिकल टर्म में आ जाए, चाहे फिर वो गिनती ना बताए, पर हमें वैसे बात कर रहा है कि ये प्लूरल वैल्यू की बात हो रही है, कि जैसे ऑल हो गया, सम हो गया, फ्यू हो गया। हमें पता है कि ऑल सिंगल नहीं हो सकता, सम कभी भी सिंगल नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये प्लूरली होते हैं। मान लो वो बात कर रहा है कि सम बॉय। अगर हमारे पास सेंटेंस में कोई ऐसा रूल बनता है कि न्यूमेरिक आ रहा है, उसके बाद एक नाउन आ रहा है, और ये न्यूमेरिक प्लूरल है, तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल। इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर हमारा न्यूमेरिक प्लूरल है तो उसके बाद आने वाला नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल होगा। आई हैव 3
डजन्स, वो कभी भी डजन नहीं होता, ये याद रखना आपने। आई हैव 3 डजन ना कि डजन, ठीक है ना। तो डजन्स आएगा, एस आएगा, सिंपल जो डजन है वो वर्ड यूज नहीं होगा। आई हैव 4 कप्स, 10 रुपीज़, 5 ईयर्स, ऑल गर्ल्स, सम बॉयज़, ठीक है। हम अब कई बच्चों को लग रहा होगा नहीं सर अगर हम डजन भी लिख देते तो क्या गलत है, सही है जी, जच रहा है। हमने जचाना नहीं है, हमने बात करनी है बेसिक उस चीज़ के ऊपर आके कि वो जचे ना जचे, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना है। हमें फ़र्क पड़ना है कि जो रूल है हमारा वो क्या कहता है। सो आई हैव 3 डजन नहीं, द राइट आंसर विल बी आई हैव 3 डजन्स आएगा, पहली बात। सेकेंड बात, ठीक है, अगर इस चीज़ को थोड़ा सा और अगर मैं आगे लेके चलता हूँ, न्यूमेरिक प्लस नाउन प्लस नाउन, अगर हमारा रूल यहां तक चला जाता है कि न्यूमेरिक प्लस नाउन प्लस नाउन, अब रूल क्या है, जब तक तो वो न्यूमेरिक प्लस नाउन है वो दोनों प्लूरल हैं, पर जैसे ही न्यूमेरिक प्लस नाउन आ जाता है तो याद रखना ये जो नाउन है हमेशा सिंगल हो जाएगा। जो बीच वाला नाउन है, ये वाला पहले वाला नाउन, अब ये हमेशा सिंगल हो जाएगा। और जो अगले वाला नाउन है ये डिपेंड करता है, ये सिंगल भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है। कैसे बताता हूँ। अब देखो मैंने उसी सेंटेंस को आगे बढ़ाया, आई हैव 3 डजन, अब ऐसे नहीं आना, आई हैव 3 डजन एप्पल्स, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एप्पल नहीं आएगा, ये नहीं कि आप जो मर्जी लिख दो, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा, या सिंगल या प्लूरल। ये नहीं कि सिंगल लिखो या प्लूरल लिखो, फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे कि सिंगल नाउन आएगा कि प्लूरल आएगा, ठीक है। आई हैव 3 डजन एप्पल्स, हमें पता है कि 3 दर्जन एप्पल है तो वो सिंगल तो हो नहीं सकता, प्लूरल ही आएगा। सो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें एप्पल्स लिखना पड़ेगा। आई हैव 3 डजन एप्पल्स। आई हैव 4 कप, ठीक है। इसको अभी आगे देखते हैं, ये सेंटेंस रहने दो, मैं बाद में करवाऊंगा, बाकी अभी सब रुक जाओ। ही हैज़ 10 रुपी नोट या फिर नोट्स। अब देखो ये तो श्योर है कि ये वाला जो रुपी है ये सिंगल आने वाला है, लेकिन आगे नोट लिखा जाए कि नोट्स लिखा जाए। अब देखो हमें लगता है कि सर अगर उसके पास एक नोट होगा तो हम यहाँ पे नोट लिख देंगे। ही हैज़ 10 रुपी नोट, यानी कि उसके पास 10 रुपये का एक नोट है। अगर उसके पास बहुत सारे नोट्स हुए तो हम यहाँ पे प्लूरल लिख देंगे कि ही हैज़ 10 रुपी नोट्स, यानी कि उसके पास बहुत सारे नोट्स हैं। जो बच्चे ये कह रहे हैं सर यहाँ पे हैज़ है तो वहाँ पे सिंगल नोट लिख दो, देखो इस हैज़ का इस नोट से कोई लेना देना नहीं है। ये हैज़ किसके लिए आया है, ही के लिए। जो यहाँ पे ही हैज़ लिख दो, आई हैव लिख दो, शी हैज़ लिख दो, कुछ भी लिख दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये तो अलग निकल गया। अब हमने बात करनी है कि 10 रुपी नोट या फिर 10 रुपी नोट्स, बात तो दोनों सही है। एक नोट भी हो सकता है, बहुत सारे नोट भी हो सकते हैं, पर हमारा रूल क्या था, अगर आपने सिंगल नाउन लिखना है तो सिंगल नाउन के आगे हमेशा क्या लिखा जाता है, आर्टिकल। तो वो आर्टिकल कहाँ पे आएगा, आई हैव या ही हैज़ अ 10 रुपी नोट। अगर मैंने नोट्स लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ही हैज़ 10 रुपी नोट्स। अगर मैं यहाँ पे प्लूरल लिख रहा हूँ तो यहाँ पे जो आर्टिकल है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल लिखना है तो उसके आगे आर्टिकल का आना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे प्लूरल लिख रहे हो तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो यूज़ नहीं होता, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार इसे दोबारा लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजीली हमें समझ आ जाए। पहला रूल था हमारा न्यूमेरिक प्लस नाउन। रूल क्या था कि अगर न्यूमेरिक प्लूरल है तो उसके बाद आने वाला नाउन भी हमेशा क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। सेकंड क्या था हमारे पास, न्यूमेरिक प्लस नाउन। तो रूल क्या बना, अगर ये न्यूमेरिक हमारा प्लूरल है, ठीक है, तो ये नाउन जो है पहले वाला ये हमेशा सिंगल ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो नाउन है एंड वाला ये सिंगल भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है। और अगर ये सिंगल लिखना है तो इसके आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिकल ए लिखना पड़ेगा इस न्यूमेरिक के आगे, ठीक है। बात समझ आई, न्यूमेरिक प्लस नाउन, न्यूमेरिक प्लस नाउन प्लस नाउन, ठीक। अगर हम आगे की बात करते हैं, यहाँ तक जो हमारे बेसिक रूल्स थे ना नाउन के वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। जितने एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे इस एग्ज़ाम में आते हैं, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए।
अब जो हम नेक्स्ट केसेस करने जा रहे हैं इन्हें कहा जाता है पोजेसिव केसेस। ठीक है, अब ये पोजेसिव केसेस क्या होते हैं? देखो, जब हम पोजेसिव केसेस की बात करते हैं ना इंग्लिश में, पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है जब हम बात कर रहे हैं कि हमने ना कोई पोजेशन शो करना है, यानी कि हमने अपना एक अधिकार शो करना है। इंग्लिश में किसी भी चीज़ के ऊपर अधिकार शो करने के दो रूल्स होते हैं, या तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो या फिर आप ऑफ लिख सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर अपना एक राइट शो करने। कैसे? मान लो मैंने कहा कि जॉन पेन, क्या ये कुछ बना भी जॉन पेन? ठीक है, या मान लो मैं कह रहा हूँ कि लुधियाना क्लॉक टावर, क्या ये कुछ बनेगा लुधियाना क्लॉक टावर? ये तो कुछ नहीं बनने वाला है ना। तो अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं अपोस्ट्रोफी एस लिखूँ या मैं कुछ ऑफ लिख के बात करूँ। अगर मैं अपोस्ट्रोफी एस लिखना चाहता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा जॉन्स पेन या फिर लुधियाना's क्लॉक टावर। अगर मैंने ऑफ लिख कर बात करनी है तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, इट्स अ पेन ऑफ जॉन, ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, पेन ऑफ जॉन। या मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्लॉक टावर ऑफ लुधियाना। ठीक है, बात समझ आई? तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं जब भी मैंने इंग्लिश में पोजेशन शो करना होता है, या तो मैं अपोस्ट्रोफी एस लगा सकता हूँ या मैं ऑफ लगा सकता हूँ। लेकिन अगर दो ऑप्शंस हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग तो नहीं चलेंगे कि जब जी चाहा अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, जब जी चाहा हमने ऑफ लिख दिया। इसके पीछे भी कोई ना कोई तो रूल होगा ना कि ऑफ कब लिखना है, अपोस्ट्रोफी एस कब लिखना है। तो रूल ये है कि जितनी भी हमारी लिविंग चीज़ें होती हैं उनके लिए क्या यूज़ होता है, अपोस्ट्रोफी एस, और जितनी भी हमारी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनके लिए क्या यूज़ होता है, ऑफ। तो अब इसमें से देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, जॉन्स पेन या फिर पेन ऑफ जॉन। जॉन कौन है, एक पर्सन का नाम है, पर्सन का मतलब वो लिविंग है, तो राइट आंसर विल बी जॉन्स पेन। पेन ऑफ जॉन गलत हो जाएगा। ठीक है, हालांकि वो जच रहा है, हमें सही नज़र लग रहा है, हमें हमारे वर्डिंग हमें अच्छी लग रही है, तो पेन ऑफ जॉन भी हो ही सकता है, पर ग्रामेटिकली ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो जॉन है वो लिविंग है, तो हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे ना कि ऑफ। लेकिन उसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं ऑफ की, ये तो नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ लुधियाना क्लॉक टावर, लुधियाना कौन हुआ, लिविंग के नॉन लिविंग? लुधियाना तो नॉन लिविंग हो गया, तो नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जा सकता। हमें क्या लिखना पड़ेगा, इट्स अ क्लॉक टावर ऑफ, क्योंकि लुधियाना कौन है, नॉन लिविंग है, तो हमें क्या लिखना पड़ा, ऑफ। ठीक है, क्लॉक टावर ऑफ लुधियाना। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक तो ये बात होगी है ना, अगर हम इसके आगे थोड़ा सा और नेक्स्ट बात करते हैं वो देख लेते हैं। इसके ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये एग्जाम में बड़ा कम आएगा। जो इसके नेक्स्ट कंसेप्ट जो एग्जाम में आने वाले वो अब मैं इसके बाद आपको स्टार्ट करवाता हूँ। ओके, तो यहाँ तक तो हमने ये सीख लिया कि अपोस्ट्रोफी एस किसके लिए है, लिविंग के लिए, ऑफ किसके लिए है, नॉन लिविंग के लिए। लेकिन अब जो एग्जामिनर बेसिस जो हमें एक क्वेश्चन डाल सकता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं डालेगा, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है कि अपोस्ट्रोफी एस आएगा या ऑफ आएगा। एग्जामिनर क्या करता है, अब मान लो अगर एक कहीं पे ऐसा में लिखा जाता है कि जॉन्स, जैक्स एंड जिल्स हाउस, क्या ये सही है कि जॉन्स, जैक्स एंड जिल्स हाउस, या में से इस तरह लिखना पड़ेगा जॉन, जैक एंड जिल्स हाउस। अब रूल ये चल रहा है कि देखो है तो ये तीनों पर्सन ही, लिविंग है, पर्सन है, लिविंग है, लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस आता है, बिल्कुल सही चल रहा है जहाँ तक सारा कुछ। लेकिन घर कितने हैं, घर तो एक ही है। अब ये घर जॉन का भी है, ये जैक का भी है, ये जिल का भी है। अगर रूल ये है कि अगर पोजेशन वाली चीज़ एक हो, ठीक है, चीज़ तो एक ही है लेकिन लोगों का पोजेशन जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो हम ऐसा नहीं करते कि हम सभी के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते जाएं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जॉन, जैक एंड जिल्स, सिर्फ हम एक लास्ट टाइम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इन तीनों का एक ही घर है, जॉन, जैक एंड जिल्स हाउस। लेकिन एक मैं कह रहा हूं कि रिया एंड सुजैन
हाउसेस, रिया एंड सुजैन्स हाउसेस, ये अब गलत हो गया। अब हाउसेस दो हैं, एक तो रिया का अपना घर है, एक सुजैन का अपना घर है। अगर रिया का अपना एक घर है, इसका एक हाउस है, एक हाउस सुजैन का है, तो एक और एक कितने हो गए? दो। तो दो जो हाउस हैं वो क्या बन गया? हाउसेस। अगर हर एक बंदे की अपनी अपनी एक एक चीज़ है तो हम सभी के साथ पोस्टऑफिस लगाएंगे, रियाज एंड सुजैन्स, फिर यहाँ पे भी प्लूरल लिखना पड़ेगा हाउसेस। लेकिन अगर सभी का एक ही घर है तो ये गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा जॉन, जैक एंड जिल्स हाउस। पता कहाँ से चलेगा? अगर ये सिंगल लगा हुआ है तो यानी कि सबका एक है, अगर यहाँ पे नाउन प्लूरल आया हुआ है तो यानी कि ये सबका अपना अपना एक एक घर की बात हो रही है। ठीक है जी, ओके, इतनी बात समझ आई। अब जो इसको लेके आगे जो रूल्स हमारे पास बनते हैं वो क्या हैं? अब मान लो मैंने ये कहना है माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर। क्या मैंने ये सही लिखा कि माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर? फादर कौन है? लिविंग है। फादर का पीएशन किसके ऊपर है? फ्रेंड के ऊपर। आगे से फ्रेंड कौन है? वो भी लिविंग है, और उसका पीएशन किसके ऊपर है? डॉटर के ऊपर। तो क्या ये सही है? ग्रामेटिकली मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर, क्योंकि अगर मैं बेसिक रूल के अकॉर्डिंग देखूँ तो ठीक है जी, दोनों ही लिविंग है, दोनों का पीएशन शो हो रहा है, उसके लिए हमने अपोस्ट्रोफी लगा रखी है। पर ग्रामर हमें ये कहती है कि हम कभी भी दो बार अपोस्ट्रोफी यूज़ एक ही सेंटेंस में विदाउट कोई यहाँ पे कंजक्शन यूज़ किए नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मुझे ये क्या लिखना पड़ेगा? मैंने लिखना तो यही है कि मेरे पापा के दोस्त की बेटी, पर उसे कैसे लिखना पड़ेगा? देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना माई फादर्स, एक बार पोस्ट ऑफिस आ गया, जब मुझे ज़रूरत पड़ी दूसरी बार फिर से पोस्ट ऑफिस लगाने की, तो ये दूसरी बार वाला पोस्ट ऑफिस नहीं लगेगा, इसकी जगह पे लगेगा ऑफ, चाहे फिर वो लिविंग ही क्यों ना हो। कैसे? अब हमें इसे क्या लिखना पड़ेगा? इट्स अ डॉटर ऑफ, ठीक है, डॉटर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। जब फ्रेंड के बाद दोबारा पोस्ट ऑफिस लिखने की बारी आई तो हमने उसको क्या बना दिया? डॉटर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। वो फ्रेंड्स नहीं आएगा आगे, ठीक है, डॉटर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, मेरे पापा के दोस्त की बेटी। बात समझ आई? डॉटर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। हाँ, अगर मान लो मैं इसके बीच में से फादर हटा देता हूँ, मान लो मैंने कहा डॉटर ऑफ फ्रेंड या डॉटर ऑफ माई फ्रेंड, क्या ये सही है? ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कोई पोस्ट ऑफिस तो आया ही नहीं, फिर ऑफ लगाने की क्या जरूरत पड़ी? ये तो लिविंग है, एक ही बार पोस्ट ऑफिस लगना था इस सेंटेंस में, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माई फ्रेंड्स डॉटर। सिंपल सी बात है, माई फ्रेंड्स डॉटर। लेकिन अगर मैंने आगे भी लिखना है कि माई फ्रेंड्स डॉटर्स डॉग, ये अब गलत हो गया। मैं दो बार पोस्ट ऑफिस नहीं लगा सकता, एक बार ही लगा सकता हूँ, और पहली बार प्रायोरिटी हमेशा पोस्ट ऑफिस को ही देनी है, ये नहीं कि ए ऑफ लगा दो। ये गलत हो जाएगा। डॉटर ऑफ माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स डॉटर इतना सही है, पर जब बारी आई डॉटर्स डॉग लिखने की तो ये नहीं लिखा जाएगा, उस डॉग को हम आगे लिख देंगे इट्स अ डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स डॉटर। क्लियर है? तो हम दो बार कभी भी, चाहे वो लिविंग ही क्यों ना हो, फिर हम अपोस्ट्रोफिस नहीं लगाते, चाहे वो लिविंग ही क्यों ना हो, हम क्या लिख देते हैं वहाँ पे? हम वहाँ पे लिख देते हैं ऑफ। ओके, अगर हम नेक्स्ट रूल की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट रूल ये है कि अब देखो हमें पता है कि लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफियस लगता है। अब मैंने कहना है कि गर्ल्स हॉस्टल, क्या ये मैंने यहाँ पे सही लिखा? गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, क्या ये सही है? देखा जाए तो गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स तो पहले से प्लूरल है, यहाँ पे तो कोई पीएशन, देखो पीएशन कहाँ से शो होगा? या तो पोस्ट ऑफिस से या फिर ऑफ से। ना तो मैंने यहाँ पे कोई पोस्ट ऑफिस लगाया, ना ही मैंने यहाँ पे कोई ऑफ लगाया, यानी कि तो दो अलग अलग वर्ड्स हो गए, एक गर्ल्स है एक हॉस्टल है, लड़कियाँ हॉस्टल। हमने क्या कहना है? हमने तो ये कहना है कि लड़कियों का हॉस्टल। तो कैसे कहें? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि गर्ल्स हॉस्टल? ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर मैं ऐसा कह देता हूँ कि गर्ल्स हॉस्टल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई सिंगल गर्ल है उसका हॉस्टल है,
पर हॉस्टल तो बहुत सारी लड़कियों का होता है, एक का तो होता नहीं, ठीक है, ये भी नहीं आ सकता। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इट्स अ हॉस्टल ऑफ गर्ल्स? हॉस्टल ऑफ गर्ल्स, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब हम ये लिखेंगे ना कि हॉस्टल ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स तो लिविंग है, लिविंग के साथ तो हम ऑफ लगा नहीं सकते, क्योंकि एक ही सेंटेंस में प्रायोरिटी हमेशा किसको मिलनी है? अपोस्ट्रोफी एस को। तो अब हम क्या करें? ये ऑप्शन भी गलत है, दो बार ऐसा आ रहा है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सिंगल गर्ल की बात हो रही है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे तो गर्ल्स लिविंग है, हम ऑफ नहीं लगा सकते। तो फिर हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो कहाँ से आएगा? अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रूल हमें कहता है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ऑलरेडी या तो एस आ जाए या फिर एस एच आ जाए, ये दो वर्ड्स होते हैं। कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसके ऑलरेडी लास्ट में एस आ रहा है या एस एच आ रहा है, तो और हमें ज़रूरत पड़ती है उनके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाने की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ साइन ऐड करेंगे, एस ऐड नहीं करेंगे। कैसे? अब जब हमने यहाँ पे बात की कि गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये एस हटाना पड़ेगा, साइन तो आएगा। अगर मैं साइन भी नहीं लिखता फिर तो दो अलग अलग वर्ड्स हैं, पोजेशन नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूँगा? ऐसे साइन लगा दूंगा, गर्ल्स हॉस्टल। एस एच की एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा सुभाष जूस बार, क्या ये ऐसा बना भी सुभाष का जूस बार? अगेन ये तो दो अलग अलग से वर्ड्स बन गए, एक है सुभाष, दूसरा है जूस बार, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ये नहीं समझ पाया कि ये सुभाष का जूस बार है। और अगर मैं यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लिख देता हूँ तो ये बन जाएगा सुभाषिस जूस बार। ये तो गलत हो जाएगा कि सुभाषिस जूस बार तो होगा नहीं, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ा? देखो लास्ट में क्या आ रहा है? एस एच, यही रूल था हमारा। अगर एस एच आ जाए और अगर वो लिविंग है तो हमें, देखो अगर तो ये नॉन लिविंग होता, फॉर एग्जांपल एक ऐसा वर्ड आता जिसके लास्ट में एस एच और वो नॉन लिविंग है, फिर तो ऑफ लग जाना था, अपोस्ट्रोफी एस वाला फंडा ही नहीं रह जाना था, ठीक है। लेकिन ये लिविंग है, हमें जरूरत पड़ रही है अपोस्ट्रोफी एस लगाने की, तो हम अपोस्ट्रोफी साइन ऐड करेंगे, एस ऐड नहीं करेंगे। सुभाष जूस बार, गर्ल्स हॉस्टल। ओके, इसके नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा कौन सा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ना तीन कैटेगरीज हैं। टाइम पहली कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है हमारे पास प्लेस, तीसरी है वेट। हालांकि अगर हम बात करें टाइम, प्लेस और वेट, ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं? ये तीनों ही चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं, लेकिन फिर भी जब इनके साथ कभी हमें ज़रूरत पड़ती है पोजीशन को शो करने की, तो हम वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ये तीन कैटेगरीज ऐसी हैं, चाहे नॉन लिविंग भी हैं, नॉन लिविंग होने के बावजूद इनके साथ क्या लगाया जाता है? इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। कैसे? देख लेते हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ वीक्स हॉलीडे, हमें ना एक हफ्ते की छुट्टी हुई है, हमें एक हफ्ते की छुट्टियां हुई हैं, तो वीक्स हॉलीडेज, ठीक है, वीक्स हॉलीडेज ज़्यादा बन जाएंगी, तो वीक्स हॉलीडेज। उस तरह अगर हम प्लेस की बात करते हैं, प्लेस की बात होता है जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ यार्ड्स लेंथ, ठीक है, फीट्स लेंथ या यार्ड्स लेंथ, एक गज की दूरी बनानी है हमने, तो यार्ड्स लेंथ आ गया, है ना, वीक्स हॉलीडेज आ गया। उस तरह अगर मान लो मैं किसी वेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ पाउंड्स वेट, मैं वेट ऑफ पाउंड नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा पाउंड्स वेट, ठीक है। कितना का वेट होगा? अ पाउंड्स वेट इज इनफ फॉर दैट, अ पाउंड्स वेट, क्योंकि एक पाउंड का वेट बहुत होगा। अ पाउंड्स केक, है ना, तो अ पाउंड्स केक जैसे होता है, तो हम वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि केक पाउंड ऑफ केक या केक ऑफ पाउंड, ऐसा कुछ नहीं होगा। अ पाउंड्स केक इज इनफ फॉर द पार्टी, ठीक। तो टाइम, प्लेस और वेट के लिए जब भी बात करेंगे, ये नॉन लिविंग होने के बावजूद आपने क्या याद रखना है? नॉन लिविंग होने के बावजूद हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है, अब हम लास्ट रूल करने जा रहे हैं ये नाउन के, ठीक है। अब जो लास्ट रूल है ये नाउन के, इसके बाद हमारा जो नाउन टॉपिक है वो सारा खत्म हो जाएगा, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोनाउन, हम वो स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउन का लास्ट रूल्स में हमारे पास क्या आता है?
मान लो मैं कह रहा हूं नेचर्स लॉ या फिर लॉ ऑफ नेचर, मैं कह रहा हूं इंडियाज एंगर या फिर एंगर ऑफ इंडिया, ठीक है, नेचर्स लॉ कि लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, इंडियाज एंगर के एंगर ऑफ इंडिया, पहली बात नेचर्स लॉ, लॉ ऑफ नेचर। देखो यहाँ पे क्या है, हमने एक बार पॉजिटिव, कई बार ना हमें पता नहीं चलता है कि नेचर को लिविंग में माने कि नॉन लिविंग में माने या कैसे, ऐसी कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। इस वाले स्पेशली नेचर वर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, ये दोनों ही सही होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब तो हम बात करते हैं, जैसे नेचर्स लॉ है, नेचर्स लॉ कब बात होती है? जब हम इमोशनल होके बात करते हैं। लॉ ऑफ नेचर होता है जब हम साइंटिफिक बात करते हैं। मान लो मैं कहता हूँ देखो, अगर आप किसी का बुरा करोगे ना तो आपसे भी बुरा होगा, ये तो कुदरत का नियम है। अगर आप किसी से खिलवाड़ करोगे तो कुदरत आपसे खिलवाड़ करेगी, ये तो कुदरत का नियम है। अब ये देखो, ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ एक इमोशन बेसिस पे बात आती है कि अभी आज तूने उसका अच्छा किया, कल तेरा भी अच्छा हो जाएगा, आज तूने उसका बुरा किया, कल तेरा भी बुरा हो जाएगा। तो ये जो इमोशनल बेसिस पे बात आती है, यार ये तो कुदरत का नियम है, ये तो ऐसे ही चलता है, इट्स अ नेचर्स लॉ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ कि कैनेटिक एनर्जी लॉ या फिर ज्यूल एनर्जी लॉ, तो जो कैनेटिक एनर्जी लॉ है या फिर जो ज्यूल एनर्जी लॉ है वो क्या है? वो तो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं ना। तो जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन होती हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ों के लिए हमें क्या लिखना होता है? इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कहता हूँ कैनेटिक एनर्जी लॉ इज अ लॉ ऑफ नेचर, ये नहीं कहा जाएगा कि इट्स अ नेचर्स लॉ, इज अ लॉ ऑफ नेचर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियाज एंगर के एंगर ऑफ इंडिया, द राइट आंसर इज इंडियाज एंगर, ना कि एंगर ऑफ इंडिया। अब ये एंगर ऑफ इंडिया, इंडिया तो नॉन लिविंग है, फिर यहाँ पे ये क्यों हो गया? देखो, जो गुस्सा है, क्या किसी नॉन लिविंग चीज़ को गुस्सा आ सकता है? नहीं, हमें पता है सर किसी नॉन लिविंग चीज़ को तो गुस्सा आ ही नहीं सकता। तो फिर गुस्सा जो आया वो इंडिया को आया कि इंडिया के लोगों को आया? हमें तो इस समय सारा भारत गुस्से में है, तो सारा भारत क्या एज अ कंट्री गुस्से में है? भारत के लोग गुस्से में है, तो उसे क्या लिखना पड़ा? इंडियाज एंगर। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करता हूं इंडियाज बाउंड्री के बाउंड्री ऑफ इंडिया, अब बताओ। सो राइट आंसर इज बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडियाज बाउंड्री गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो बाउंड्री है वो इंडिया एज अ कंट्री, एज अ नॉन लिविंग प्रोडक्ट की बाउंड्री है, ठीक है, वो बाउंड्री लोगों की नहीं है। तो जब तो वही इंडिया एज अ लिविंग काम कर रहा है तो वो अपोस्ट्रोफी आ गया, जब वही इंडिया एज अ नॉन लिविंग काम कर रहा है तो वो ऑफ आ जाएगा, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक हमारा जो नाउन के लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट, जो सीरीज़ है नाउन की ग्रामेटिकली, वो सारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आप इन 3 लेक्चर्स को बड़े अच्छे से समझ लेते हो तो जो आपके डिफेंस के एग्जाम्स हैं उन इसमें से बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। इन्हीं 3 लेक्चर्स को बड़े अच्छे से ध्यान से रिवाइंड कर करके देख लो, इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है आप वो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ताकि आपको ये पूरे आपके टिप्स के ऊपर ये चीज़ें हो जाएँ। इस लेक्चर में हमारा इतना ही है। और फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारा वॉरियर जोन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ वॉरियर जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही जैसे ही अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको अगर कुछ अच्छा लगता है, आपको कोई डाउट आता है, वो आप साथ साथ हमें कमेंट करते रहा करो। आपके हर एक कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे, आप कमेंट करोगे हम उसका रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।